नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट प्रथम राजनीति विज्ञान के पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार टॉपिक शीर्षक राज्य की प्रकृति और राज्य की प्रकृति में हम अध्ययन करेंगे आंगिक या सावयव सिद्धांत। आंगिक या फिर सावयव सिद्धांत। इससे पहले हम राजनीति विज्ञान के जो मूल आधार में हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि हमें आने वाले टॉपिकों के बारे में जानकारी रहेगी। हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत सिद्धांत की बात की। पहला हमने था राजनीति विज्ञान का परंपरागत सिद्धांत, अर्थ परिभाषा 70। परंपरागत सिद्धांत, अर्थ परिभाषा 76। दूसरा टॉपिक था समसामयिक दृष्टिकोण, समसामयिक या आधुनिक, समसामयिक सिद्धांत या आधुनिक सिद्धांत, समसामयिक सिद्धांत या आधुनिक सिद्धांत। और तीसरा जो हमारा टॉपिक था वो था व्यवहारवाद। और चौथा जो टॉपिक था वो हमारा था उत्तर व्यवहारवाद। और पांचवा जो टॉपिक था अंतर अनुशासनात्मक उपागम। और छठा जो हमारा मुख्य टॉपिक था राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में हमने 3 सिद्धांतों की बात की थी। एक था सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। दूसरा था विकासवादी सिद्धांत, और तीसरा था मार्क्सवादी। ये हमने आज तक अध्ययन किया, यानी 2 यूनिट हम पूरी कर चुके हैं। एक यूनिट ये है यहाँ तक और ये दूसरी यूनिट, यानी आज तक हमने जो अध्ययन किया परंपरागत सिद्धांत का किया, राजनीति विज्ञान, समसामयिक दृष्टिकोण का किया, व्यवहारवाद का किया, उत्तर व्यवहारवाद का किया, अंतर अनुशासनात्मक उपागम किया, राज्य की उत्पत्ति के 3 सिद्धांतों का किया। अब जो नया टॉपिक है वो हमारा है राज्य की प्रकृति। राज्य की प्रकृति के लिए आंगिक या सावयव सिद्धांत की बात करते हैं। जैसा कि आंगिक नाम से स्पष्ट है, प्रत्येक विचारक, राजनीति विज्ञान का प्रत्येक विचारक अपने अपने दृष्टिकोण से राज्य की बात करता है। हर विचारक अपने अपने दृष्टिकोण से राज्य की बात करता है। समाजशास्त्री समाज से संबंधित मानते हैं, इतिहासकार इतिहास से मानते हैं, दार्शनिक नैतिकता से संबंधित मानते हैं, मनोवैज्ञानिक भौतिक कानूनों के अनुसार मानते हैं, राजनीति शास्त्री शांति और व्यवस्था सुसंस्था बताई मानती है, विधि शास्त्री
इस बात को मानते हैं कि कानून और व्यवस्था के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने राज्य की प्रकृति से संबंधित अपने अपने दृष्टिकोणों से अलग अलग बातें कही। तो और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो विभिन्न विचारकों उन्होंने जो सिद्धांत दिए, उनमें हम सिद्धांतों की बात कर सकते हैं। विधि शास्त्रीय सिद्धांत, सावयव सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। आज हम जो बात कर रहे हैं वो आंगिक एकता या आंगिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? आंगिक या फिर सावयव, आंगिक या फिर सावयव सिद्धांत। राज्य की प्रकृति से संबंधित आंगिक या फिर सावयव सिद्धांत। सावयव सिद्धांत क्या कहते हैं? जैसा नाम से है आंगिक, आंगिक मतलब अंग से जुड़ा हुआ। जिस प्रकार से सावयव सिद्धांत के अनुसार राज्य एक शरीर है, राज्य को शरीर का स्वरूप माना गया है, राज्य को शरीर का मॉडल माना गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार शरीर हमारा विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, जिस प्रकार शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, उन अंगों से मिलकर शरीर बना है, उसी प्रकार राज्य के भी विभिन्न अंग होते हैं, उन अंगों से मिलकर बना है। जिस प्रकार शरीर विभिन्न अंगों का समूह होता है, ठीक उसी प्रकार हम उस अंगों को पृथक करने से हमारा अस्तित्व नहीं होता। उसी प्रकार सभी व्यक्तियों से मिलकर सभी व्यक्ति राज्य के अंग के रूप में कार्य करते हैं, सभी व्यक्तियों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। परंतु इन व्यक्तियों के लिए पृथक ही राज्य का अपना अस्तित्व होता है, पृथक ही अपना अस्तित्व नहीं होता। प्राणी शरीर के समान ही राज्य भी विकासशील है। इस प्रकार सावयव सिद्धांत राज्य की कल्पना न मानकर उसके एक वास्तविक शक्ति, उसकी एक वास्तविक व्यक्ति शरीर मानता है, जिसके अनुसार राज्य और व्यक्ति उसी प्रकार अंतर्निर्भर है। राज्य और व्यक्ति उसी प्रकार अंतर्निर्भर है जिस प्रकार विभिन्न शरीर के अंगों से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार राज्य का निर्माण होता है। इस सिद्धांत का विकास आंगिक सिद्धांत है। विकास की बात करते हैं। सिद्धांत का विकास, आंगिक सिद्धांत का विकास। इसका विकास कैसे हुआ? हम जिस प्रकार से जितना पुराना हम राजनीति विज्ञान को मानते हैं, जितना पुराना राजनीति विज्ञान विचारधारा है, उतना पुराना ही सावयव सिद्धांत है। और प्लेटो ने राज्य को एक बृहत आकार का मनुष्य बताकर व्यक्ति और राज्य के बीच सादृश्य विभाजन किया कि उन्होंने समाज को 3 वर्गों में बांटा। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा। एक शासक, योद्धा, 3 वर्ग कौन से थे? शासक, योद्धा और सैनिक। शासक, योद्धा और सैनिक। ये प्लेटो ने 3 वर्गों में राज्य को माना, 3 वर्गों में समाज को विभाजित किया। अब तीनों के मनुष्य आत्मा के गुण अलग अलग हैं। शासक कौन होता है? जिसमें गुण बुद्धि मजबूत हो। और योद्धा कौन होता है? जो शारीरिक बलशाली और साहसिक हो। और श्रमिक कौन सा होता है? जिसमें इंद्रिय तृष्णा है, यानी अपनी पेट भरपाई करना है। इस प्रकार अरस्तु ने मनुष्य के शरीर की तुलना राज्य के नागरिकों की तुलना शरीर से की। इसी प्रकार कई लेखकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। 19वीं शताब्दी के परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी के शुरू में राज्य उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत था वो कमजोर होने लगा। वो कमजोर होने से उसकी जो भावना थी वो सावयव सिद्धांत में अभिव्यक्त हुई। प्राचीन युग और मध्य युग के विचारकों ने तो राज्य और शरीर को मिलना जुलना उपस्थित हुआ। प्राचीन युग और यह विचार था कि राज्य शरीर और जीवधारी से मिलता जुलता है। 19वीं सदी के विचारकों ने और इससे आगे बढ़ गए। उन्होंने राज्य को जीवधारी शरीर माना।
विस्तार के साथ इस प्रकार की धारणा का प्रतिपादन किया गया कि उस काल में राज्य रूपी शरीर के पोषण व्यवस्था, स्नायु प्रणाली, परिचालन व्यवस्था आदि गुण भी जोड़ दिए गए। राज्य के संबंध में इस नवीन विचारधारा का जन्म जर्मनी में हुआ। वहाँ इसे फिक्टे तथा बलनस्टीन विचारधारा का प्रबल समर्थन मिला। बलनस्टीन ने इस सिद्धांत धारा को, इस सिद्धांत मतलब सावियम सिद्धांत को प्रकाष्ठा तक पहुंचा दिया। अब आगे करते हैं हम हर्बर्ट स्पेसनर और सावियम सिद्धांत। हर्बर्ट स्पेसनर और सावियम सिद्धांत। हर्बर्ट स्पेसनर और सावियम या आंगिक सिद्धांत। सावियम या आंगिक सिद्धांत। हर्बर्ट स्पेसनर ने इस प्रकार से मानव शरीर और राज्य में समानताएं बताई है। ये हमें इस बात में ध्यान रखनी। यद्यपि सावियम सिद्धांत बहुत पुराना है, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, होबेस ने अपने विचारों में इसे प्रतिपादित किया है, लेकिन सावियम सिद्धांत का सबसे विशुद्ध विचारक, सबसे अच्छा विचारक इंग्लैंड के विचारक स्पेसनर किया है। इस कारण सावियम सिद्धांत स्पेसनर के साथ संबंध हो जाता है। राज्य और व्यक्ति के बीच सूक्ष्म रूप मानते हुए सिद्ध करने की चेष्टा की है कि राज्य और समाज एक प्राकृतिक जीवित शरीर है। इन जीवित शरीरों को किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है और उस हर्बर्ट स्पेसनर ने राज्य और शरीर के बीच में कुछ समानताएं बताई। हर्बर्ट स्पेसनर ने राज्य और शरीर के बीच समानताएं, राज्य और शरीर की समानताएं, राज्य और शरीर की समानताएं। कौन कौन सी समानताएं बताइए? नंबर 1। कौन कौन सी समानताएं बताइए? नंबर 1 आता है रचना। नंबर 1 आता है रचना। हमारे शरीर की रचना किन अंगों से हुई? हमारे शरीर की रचना रक्त, हड्डी, मांस आदि से होती है। उसी प्रकार कई व्यक्तियों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। दूसरा है जन्म। प्राणी शरीर और राज्य दोनों का जन्म जीवाणुओं से प्रारंभ होता है, यानी मानव शरीर का भी जन्म उसी से होता है और वही प्राणी मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। तीसरा है विकास। विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं? विकास की कौन कौन सी संभावनाएं हैं? जीवधारी तथा राज्य दोनों की वृद्धि और विकास क्रम एक सा ही है। जिस प्रकार जीव और शरीर साधारणतः समानता, भिन्नता, जटिलता की ओर बढ़ते हैं, यानी समानता से जटिलता की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार राज्य एक साधारण प्राकृतिक अवस्था से धीरे धीरे विकसित होकर आधुनिक रूप धारण कर लेता है। नंबर 4 आता है परस्पर निर्भरता। जिस प्रकार जीवधारी राज्य दोनों अंतर निर्भरता पाई जाती है, जिस प्रकार एक अंग के कमजोर होने से, बीमार होने से मानव का असर सारे शरीर पर पड़ता है, उसी प्रकार राज्य का स्वास्थ्य बल तथा उसकी समृद्धि व्यक्तियों और वर्गों पर निर्भर करती है। उनके कार्यों पर एक दूसरे पर प्रतिक्रिया होती है। जिस प्रकार शरीर के अवयवों का ठीक से कार्य न किए जाने पर शरीर को हानि पहुंचती है, उसी प्रकार समाज में यदि लोहार अपना काम करना बंद कर दे, किसान अंतोत्पादन न करे और व्यापारी अस्त्र शस्त्र का वितरण, अन्न और वस्त्र का वितरण ठीक प्रकार से न करे तो संपूर्ण समाज को हानि होगी। नंबर 5 संगठन किस प्रकार से होता है? शरीर और राज्य भी का एक संगठन होता है। शरीर के 3 भाग होते हैं, जीवन प्रणाली,
जीवन प्रणाली और शरीर के इन 3 भागों से, शरीर के जो ये 3 भाग है, कौन कौन से 3 भाग है? जीवन प्रणाली, विभाजन प्रणाली और विनिमय प्रणाली। इसी प्रकार इन 3 प्रणालियों पर मस्तिष्क का पूर्ण नियंत्रण रहता है। शरीर के मुख्य अंग यही है। राज्य का संगठन भी इसी प्रकार से है। राज्य में जीवन प्रणाली के अनुसार उत्पादन क्रिया, विभाजन प्रणाली के अनुसार यातायात तथा संदेशवाहन और मस्तिष्क के समान सरकार कार्य करती है। नंबर 6 आता है विकासकरण। नंबर 6 विकासकरण। राज्य का विकास किस प्रकार से होता है? मुख्य बात यह है, जिस प्रकार जीव शरीर नाशवान होता है, उसका निरंतर विनाश होता रहता है, पुराने घटकों के साथ नवीन घटक आते रहते हैं, उसी प्रकार वृद्ध और बीमार व्यक्ति मरते हैं और उनके स्थान पर नवीन जीवन जन्म लेता है। ये हमारे समाज, शरीर और राज्य में कुछ समानताएं हैं। अब हम बात करते हैं असमानताओं। समानताओं के बाद हम इसकी बात करेंगे असमानताएं। इतनी समानताएं होने के बाद भी कुछ असमानताएं भी है। असमानताएं क्या है? पारस्परिक निर्भरता की सीमा में भेद। नंबर 1 है पारस्परिक निर्भरता की सीमा में भेद। पारस्परिक निर्भरता की सीमा में भेद। पारस्परिक निर्भरता की सीमा में भेद। शरीर रूपी, जीवन रूपी शरीर के अंग यदि एक दूसरे से या शरीर से अलग हो जाए तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जैसे हाथ पैर शरीर से अलग कर देने से उसका कोई उपयोग और महत्व नहीं होता। इसी प्रकार राज्य के अंग अलग अलग कर दिया जाए तो उसका महत्व बना रहता है। उदाहरणतः एक व्यक्ति चला जाता है तो इसका मतलब राज्य नष्ट नहीं होता, जबकि एक अंग मानव का जाता है तो शरीर खत्म हो जाता है, वो काम करने लायक नहीं रहता। नंबर 2 चेतना शक्ति का भेद। चेतना शक्ति का भेद। चेतना शक्ति का भेद। शरीर के अंतर्गत समस्त चेतना शक्ति मस्तिष्क में केंद्रित होती है और शरीर के अंगों को पृथक चेतना बाकियों में नहीं होती, जबकि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के पास चेतना होती है, इसलिए चेतना शक्ति में अंतर आता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आलोचना। आलोचनाएं। आलोचनाओं में बात करते हैं हम सांसारिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से मानव प्राणी शरीर और राज्य को भले ही हम रुचिकर तथा सुंदर प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तविक अर्थ में राज्य और मानव शरीर में समानता नहीं है और नए ईसाई सिद्धांत राज्य के स्वरूप में संतोषजनक व्याख्या है। इसकी किस आधार पर आलोचनाएं की? नंबर 1 समानता पूर्ण नहीं। नंबर 1 समानता पूर्ण नहीं। नंबर 1 समानता पूर्ण नहीं। कई बातों के संबंध में शरीर और राज्य में कोई समानता नहीं है। जिन तत्वों से शरीर बनता है उन्हीं तत्वों से व्यक्ति से नहीं की जा सकती। शरीर के घटकों में कोई पृथक व्यक्ति, इच्छा व चेतना नहीं होती। ये पदार्थ अंश मात्र होते हैं, किंतु व्यक्ति एक पृथक अस्तित्व, इच्छा शक्ति और चेतना लिए होता है। ये सत्य है। समाज और राज्य के बिना व्यक्ति और व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता, परंतु उसके बिना जीवित अवश्य रह सकता है। नंबर 2 व्यक्ति का स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता। व्यक्ति का स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता। व्यक्ति का स्थान
पूर्व निर्धारित नहीं होता। शरीर के अंतर्गत विभिन्न अंगों का स्थान पूर्व निर्धारित होता है। शरीर के हमारे अंग है, उनका सभी का अपना अपना स्थान है, किंतु शरीर के अंगों के स्थान पर कुछ प्राकृतिक शक्तियां निश्चित किए जाते हैं, किंतु व्यक्ति समाज में अपने स्थान और भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। समाज में उसका स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता। नंबर 3 है जन्म, विकास और मृत्यु के नियम। जन्म, विकास और मृत्यु के नियम भिन्न। अब राज्य और शरीर से, राज्य और व्यक्ति से यह भी तुलना की जा सकती है कि एक जीवित शरीर दो प्राणियों के सहसंग से जन्म लेता है, किंतु राज्य की उत्पत्ति दो राज्यों के बीच में किसी प्रकार की सहसंजन की आवश्यकता नहीं होती। इसके अंतर्गत जीवित शरीर जिस प्रकार से जन्म, विकास और मृत्यु के अनिवार्य नियमों बंधा होता है, राज्य में इस प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। नंबर 4 है राज्य के कार्य क्षेत्र की संतोषजनक व्याख्या नहीं। राज्य के कार्य क्षेत्र की जनक व्याख्या नहीं, संतोषजनक व्याख्या नहीं। सावयव सिद्धांत राज्य को क्या करना चाहिए, ये इस प्रकार का समाधान नहीं करता। सावयव सिद्धांत में विभिन्न समर्थकों ने राज्य के कर्तव्यों के संबंध में भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकाले हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग व्यक्तिवाद, निरंकुश शासन, किसी भी प्रकार से विपरीत साधन नहीं समर्थन किया जाता। उदाहरण के लिए सपेसनर ने इस सिद्धांत का प्रयोग व्यक्तिवाद के समर्थन में किया। एक्सेलेन ने इस निष्कर्ष को गलत बताते हैं। इस प्रकार से राज्य के कार्य क्षेत्र की व्याख्या संतोषप्रद नहीं है। नंबर 5 सावयव सिद्धांत के बेहतर परिणाम हो सकते हैं। सावयव सिद्धांत के बेहतर परिणाम हो सकते हैं। सावयव सिद्धांत की हम व्याख्या करें, सावयव सिद्धांत के अनुसार हम बात करें तो इसकी भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इसके परिणाम ठीक नहीं रहेंगे। सावयव सिद्धांत को स्वीकार करने से व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। राज्य को व्यक्ति का शरीर माना जाए, शरीर के अंगों का साधन मात्र रह जाएगा और उसकी स्वतंत्रता तथा अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। नंबर 6 सपेसनर के द्वारा सिद्धांत का त्रुटिपूर्ण प्रयोग। सपेसनर के सिद्धांत का त्रुटिपूर्ण प्रयोग। सपेसनर के सिद्धांत का त्रुटिपूर्ण प्रयोग। सावयव सिद्धांत को स्वीकार करने से सावयव सिद्धांत का प्रमुख रूप से हर्बर्ट सपेसनर के द्वारा प्रयोग किया गया। इसके द्वारा इस सिद्धांत पर यह निष्कर्ष निकाले गए जिनका सावयव सिद्धांत से कोई मेल नहीं बैठता। सपेसनर के सावयव सिद्धांत का व्यक्तिवाद का समर्थन है। इस प्रकार सावयव सिद्धांत की आलोचनाएं की गई। नेक्स्ट है इसके महत्व क्या क्या है। सावयव सिद्धांत के महत्व क्या है। इस सिद्धांत ने राज्य के ऐतिहासिक महत्व को बताया है, ऐतिहासिक विकास को बताया है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है बल्कि उसका विकास हुआ है। दूसरा, इस सिद्धांत से इस तथ्य पर विश्वास करता है। किस तथ्य पर विश्वास करता है? मनुष्य स्वभावतः सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्रवृत्ति से राज्य का जन्म होता है। तीसरा, यह सिद्धांत राज्य और नागरिकों की निर्भरता पर बल देता है। चौथा, यह सामाजिक जीवन की मौलिक एकता पर बल देता है। यह सिद्धांत इस सिद्धांत पर स्पष्ट करता है कि समाज केवल बिखरे व्यक्तियों का समूह है। इस प्रकार हमने आज आंगिक एकता को सिद्धांत को किया। इस सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, इस सिद्धांत को हम सावयव सिद्धांत को समझना
समझाया, जिसमें उनकी समानताएं बताई कि राज्य और श्रेणी में समानताएं क्या है, असमानताएं क्या है, और उसकी आलोचनाएं क्या की गई और महत्व क्या है। समानताएं रचना की दृष्टि से जन्म, विकास, परस्पर निर्भरता, संगठन, विकास कर, और असमानताएं परस्पर निर्भरता की सीमा में भेद है और चेतना संबंध क्या है। आलोचनाएं समानताएं पूर्ण नहीं है, व्यक्ति का स्वभाव पूर्ण निर्धारित नहीं होता, जन्म, विकास और मृत्यु में नियम भिन्न है, और राज्य के कार्य क्षेत्र की संतोषजनक व्याख्या नहीं है, सार्वजनिक सिद्धांत भयंकर परिणाम देता है। और अंतिम था हमारा महत्व। इस प्रकार में हमने सार्वजनिक सिद्धांत को पढ़ा, सार्वजनिक सिद्धांत को समझा। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य। इस प्रकार अब तक हमने 7 सिद्धांत को स्पष्ट कर दिया। 6 हमारा था राज्य की उत्पत्ति, और 7वां है सावयव सिद्धांत, सावयव सिद्धांत, सावयव सिद्धांत। यानी हमने इस पेपर में, कौन से पेपर में, राजनीति के मूल आधार में 7 सिद्धांतों को पढ़ दिया। परंपरागत, समसामयिक, आधुनिक, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहार, अंतर अनुशासनात्मक, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और सावयव सिद्धांत। और 8वां हमारा जो कल होगा वो होगा लोक कल्याणकारी राज्य। धन्यवाद, नमस्कार, घर में रहे, सुरक्षित रहे।